खम्मा घणी आप सभी रो स्वागत है एक बार फिर से वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास में। आप सभी सोच रहे होगा कि मैं आज अलग भाषा में क्यों बात कर रही हूँ। एक्चुअली अबार राजस्थान में राजस्थान युवा समिति रो एक आंदोलन चल रही है राजस्थानी भाषा ने मान्यता दिलाने वास्ते। तो देखो राजस्थानी आपारी बचपन री भाषा आपद फर्स्ट सबसे पहली बात मेरे को भी राजस्थानी अच्छे से नहीं आती बोलने, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँला कि जितनी भी मैं बोल सकूँ उतनी आज मैं इंट्रोडक्शन में था आपसे बात कर सकूँ। तो राजवीर सर के नेतृत्व में आंदोलन चल रही है। कई जगह में सर जावे ने राजस्थानी भाषा वास्ते सब जना प्रयास कर रहा है। तुम्हारी आपसे एक विनती है, जो भी व्यूअर्स जितना भी है, भले 100 200 500 जितना भी व्यूअर्स इन वीडियो ने देख रहा है, तो कृपया राजस्थानी भाषा रो प्रयोग ज़्यादा करो, क्योंकि आपारी मातृभाषा है जिको राजवीर सर, क्योंकि राजस्थानी भाषा गलो है तो जो माथो है वो हिंदी है भली, लेकिन गलो जो है आपारो वो राजस्थानी भाषा है। तो बस एक ही विनती है हमारी आप लोगों के, जितनी कोशिश हो सके राजस्थानी भाषा में बात करो, राजस्थानी भाषा ने बढ़ावा दो, क्योंकि आपारी मातृभाषा आपारी बोली है। आपा बचपन लेन बड़ा हो जो बोला, चलो ठीक है। तो ये था, थोड़ा सा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस भाषा को ज़रूर मतलब अपनी मातृभाषा को ज़रूर आप प्रयास करें, बोले हर जगह। मैंने खुद ने ऐसा फील किया पर्सनली कि बहुत से लोग शर्माते हैं इसको बोलने में। जब मैं तो हमेशा से मेरी पर्सनली मैं मम्मी से शिकायत करती आई हूँ। जब मैंने जब तैयारी शुरू की थी, जब मैंने थोड़ा राजस्थान के बारे में पढ़ा, तो मैंने हमेशा से बोला कि क्यों आपने मुझसे है ना प्रॉपर राजस्थानी में बात नहीं की, ताकि मैं भी पारंगत हो पाती अपनी इस प्यारी सी भाषा में। लेकिन कोई बात नहीं, उठे तभी सवेरा। मैं खुद कोशिश करती हूँ राजस्थानी सीखने की और बोलने की। आप सबसे भी निवेदन है कि बोलिए, स्प्रेड कीजिए इस विचार को कि राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलानी है, राजभाषा बनानी है। 8वीं अनुसूची में इसको प्लेस दिलवाना है अपन को, ठीक है। तो आज है ना, आज का क्लास का जो टॉपिक है अपना वर्ल्ड ज्योग्राफी का, वो है अपने रिवर्स के बारे में, नदियाँ के बारे में, ठीक है। कौन सी नदियाँ? एशिया कॉन्टिनेंट की नदियाँ। हमारी लास्ट क्लास में हम शायद एशिया के बारे में ही पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आज मैं आपको एशिया की सारी नदियाँ बताऊंगी, जितनी इम्पोर्टेंट नदियाँ होती हैं ना वो सारी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपन एशिया की नदियाँ पढ़ना। एशिया महाद्वीप की जितनी नदियाँ रिवर्स ऑफ एशिया है वो पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहली नदी के बारे में हम देखेंगे यांगजी नदी। देखो आप सभी मेरी बात को ध्यान से सुनना, पीछे मत देखो, मेरी बात को सुनो, ठीक है। बहुत इजी वे में, बहुत मतलब सरल से सरल तरीके से इतना अच्छे से बताऊंगी ना कि सारी नदियाँ, लगभग 15-17 नदियाँ सारी याद हो जाएगी और सब बहुत आसान लगेगी। नोट्स बना सकते हो आप इनके जो मैंने लिखे, क्योंकि मैंने खुद ने ये जो है मेरे खुद के जो नोट्स है क्लास नोट्स, उसमें से यहाँ पे लिखा है। तो ये यूपीएससी वाली नोट्स है, ठीक है, आप इसको कॉपी कर सकते हो। तो यांगजी नदी, देखो एशिया जो कॉन्टिनेंट है बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा फर्स्ट नंबर पे, तो उसमें बहुत सारी नदियाँ भी इंक्लूड है। तो सबसे पहली जो सबसे बड़ी नदी के बारे में हम पढ़ेंगे वो है यांगजी नदी। थोड़ा बोलने में अटपटा सा लग रहा है, बिल्कुल आप सही समझे, ये चाइना का शब्द है, ठीक है। चीन में ऐसे ही नाम होते हैं, हुआंगी, यांगजी, बोलते बोलते जीभ फिसल जाए। तो ये जो नदी है यांगजी नदी, ये एशिया की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। बहुत लंबी नदी है, मैं भी आपको बताती हूँ मैप से। आप ये देखो कि ये है ना, ये चाइना का मैप है, ये वाला, ये जो मैं बाउंड्री बना रही हूँ ना, ये पूरा चाइना है, ठीक है। यहाँ तक जाता है, नीचे तक चाइना, ये ऊपर तक जाएगा, ये पूरा चाइना है। और इस चाइना में यहाँ से ये नदी शुरू होती है और ये देखो कितनी बड़ी है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ आके ये जो है मतलब गिरती है समुद्र में, सागर में। तो यहाँ से शुरू है, यहाँ पे खत्म है। ये जो ग्रीन ग्रीन में आपको दिख रहा है ना, ये पूरा, ये इसका बेसिन एरिया है। बेसिन एरिया क्या होता है भाई? नदी जहाँ से जाएगी उसके आसपास वाला जो जगह है उसको भी थोड़ा वो प्रभावित करती है। वो भी मिट्टी गीली होती है, नमी होती है, मॉइस्चर ज़्यादा होता है, ठीक है, आर्द्रता।
तो ये यांगजी नदी यहाँ से शुरू होती है, यहाँ पे ख़त्म होती है। तो ये है यांगजी नदी का मैप। अब इसके बारे में कुछ खास बातें देखें तो देखो, तिब्बत के पठार से निकलती, कहाँ से? तिब्बत के पठार से। तिब्बत का पठार कहाँ है? अपने जो तिब्बत देश पड़ता है भारत के ऊपर, वहाँ पे तिब्बत का बहुत बड़ा पठार है, दुनिया का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है कि उधर से हेलीकॉप्टर या एयरप्लेन, जो एरोप्लेन से होते हैं वो पास नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट पे, ठीक है। तो ये जो तिब्बत के पठार से आती, ईस्ट चाइना सी में जाके गिरती है। ईस्ट चाइना सी मतलब चाइना का जो राइट साइड है ना, उधर का जो पूरा सागर है ना, उसको दो भागों में डिवाइड किया है, एक तो ईस्ट में और नीचे वाले को साउथ में। तो उसको तो बोलते ईस्ट चाइना सी। जैसे ग्राफ से अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, ये वाले को तो बोलते ईस्ट चाइना सी, और इसके जो नीचे आएगा ना, इधर आएगा साउथ चाइना सी, यानी दक्षिणी चीन सागर और पूर्वी चीन सागर, ठीक है। तो ये तिब्बत के पठार से ओरिजिन होता है, गिरती कहाँ पे? ईस्ट चाइना सी में जाके गिरती। एशिया की नंबर 1 नदी है, नंबर 1 बोले तो सबसे लंबी नदी एशिया की मानी जाती है, और वर्ल्ड की 3rd नंबर पे। कैसे? वर्ल्ड की 3rd नंबर पे नदी। अच्छा, जो इतनी बड़ी नदी है तो स्वाभाविक सी बात है कि इस नदी के किनारे बहुत सारे शहर, बहुत सारी जगह लोकेटेड होगी। सही बातें होगी। जैसे अपने तापी नदी के किनारे सूरत है गुजरात में, सेम उसी तरह चाइना की जो शंघाई नदी, नहीं, चाइना की जो ये यांगजी नदी है, उस पर बहुत सारी जगह मतलब वो लोकेटेड है। कौन से? 2 बड़े बड़े शहर, एक तो है शंघाई और एक है वुहान, ठीक है। शंघाई और वुहान। शंघाई तो है बहुत मतलब क्या बोलते हैं, इनकी कमर्शियल कैपिटल बोल दो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शंघाई। और जो वुहान है, जिसने कोरोना को जन्म दिया है, वो कोरोना यहीं से आई है। वुहान भी किसके किनारे लोकेटेड है? यांगजी नदी के किनारे, ठीक है। अब हर नदी के किनारे, हर नदी के जो बेसिन एरिया होता है, वहाँ पे कुछ ना कुछ मिनरल्स की अधिकता होती है। तो यहाँ पे लौह अयस्क के जो भंडार है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो लौह अयस्क के जो भंडार है वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, राइट। उसके बाद में यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का जो परियोजना चलाई जा रही है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बोले तो कि पानी से वो टरबाइन घुमा के जो विद्युत बनाना होता है, उसी को बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। दुनिया की सबसे बड़ी जो परियोजना है, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, वो यांगजी नदी पे चलाया जा रहा है। उसका नाम है 3 गॉर्जेस डैम। देखो, 3 गॉर्जेस डैम, हिंदी में भी ऐसे ही लिखेंगे देवनागरी में, 3 गॉर्जेस बांध परियोजना, ठीक है। तो ये चलाई जा रही है। उसके बाद में ये यांगजी नदी के बारे में इतना ही था। क्या क्या? तिब्बत के पठार से निकलती ईस्ट चाइना सी की तरफ लौह अयस्क के भंडार है। शंघाई और वुहान इसके मतलब वो लोकेटेड है, 2 बड़े बड़े शहर। ये 3 गॉर्जेस डैम इस पे बांध परियोजना चला रही है, और एशिया की नंबर 1 और वर्ल्ड की नंबर 3 पे ये जो है परियोजना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट नदी है अपनी सुरमा नदी। सुरमा नदी के बारे में क्या बात है? देखो, सुरमा नदी में अगर आपको थोड़ा ऐसे विजुअली बताऊं तो ध्यान से सुनना। एक नदी है जो मणिपुर में, बराक नदी, अपने मणिपुर जो भारत का हिस्सा है, भारत नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है मणिपुर, उस मणिपुर में बराक नदी के नाम से फेमस है, ठीक है। वो बराक नदी जब सुरमा, म्यांमार का, ये बांग्लादेश की प्रमुख नदी, सबसे पहली बात तो जो सुरमा नदी है, और ये बांग्लादेश में जब आती है तो इसका नाम सुरमा हो जाता है, ठीक है। ध्यान से सुनना, मणिपुर में ये बराक के नाम से प्रसिद्ध है, बांग्लादेश में आती है इसका नाम सुरमा हो जाता है। ये सुरमा नदी जो है, ये जब मिलती है पद्मा नदी से। अब आप बोलोगे पद्मा नदी कौन है? देखो, पद्मा नदी 2 नदी से मिलके बनती है, एक तो गंगा और एक जमुना। गंगा नदी तो अपने भारत की सबसे पवित्र नदी, और जमुना बोले तो ब्रह्मपुत्र नदी। एक्चुअली ब्रह्मपुत्र के बहुत सारे नाम हैं, उसका दिहांग दिबांग नाम है, जमुना नाम है, वैसे ही एक नाम ब्रह्मपुत्र का क्या है? जमुना। गंगा और जमुना जब आपस में मिल जाती है तो वो बन जाती है पद्मा नदी, और पद्मा नदी जब मिल जाती है सुरमा नदी से तो बन जाती है मेघना नदी। क्या बन जाती है? मेघना नदी। आपको कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा? वापस से बोलती हूँ, एक नदी है जो बराक के नाम से मणिपुर में फेमस है, बांग्लादेश में आती है, उसका नाम सुरमा हो जाता है। ये बांग्लादेश में है सुरमा, यहाँ से आ रही है ऊपर से एक नदी पद्मा नदी। पद्मा नदी किन किन का मिश्रण है? 2 नदियों का, एक तो गंगा का और एक ब्रह्मपुत्र का। अच्छा, ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं बांग्लादेश में? तो जमुना बोलते हैं। तो जमुना और गंगा मिलके क्या बनाती है? पद्मा। और पद्मा और सुरमा मिलके क्या बनाती है? मेघना नदी, ठीक है। तो मेघना नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस पे भी हर नदी जो बड़ी नदी होती है ना,
उन पे एक बांध परियोजना चलाई जाती है, डैम जो प्रोजेक्ट है वो चलाया जाता है। इस पे जो डैम प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है उसका नाम है तिपाई मुख परियोजना। क्या नाम है? तिपाई मुख परियोजना। ठीक है, इतना समझ आया आपको सुरमा नदी के बारे में? कहाँ से उद्गम होता है? ये मणिपुर के में बराक के नाम से फेमस है, बांग्लादेश की प्रमुख नदी है, और सुरमा और ये सब मिलके बना देती है। अब मैं आपको ग्राफ से अगर बताऊं तो ध्यान से देखना, ये देखो, ये है बराक नदी, ठीक है, ये मणिपुर है, मणिपुर से बराक नदी आई, ये बांग्लादेश यहाँ से शुरू हो जाता है, ठीक है, बांग्लादेश में आते ही सुरमा के नाम से प्रसिद्ध हो गई। देखो सुरमा लिखा है यहाँ पे, ये सुरमा नदी के नाम से फेमस हो गई बराक, बांग्लादेश में आके। यहाँ ऊपर से आ रही है एक पद्मा नदी, ये पद्मा नदी दो नदियों का मिश्रण है, ठीक है, किन किन का? एक तो जमुना का और एक गंगा का। ऊपर से ये पद्मा नदी और ये सुरमा नदी आके मिल रही है तो यहाँ पे गिरेगी और इसका नाम है मेघना नदी, ठीक है, मेघना नदी। चलो अब हम पढ़ेंगे इरावदी नदी के बारे में। क्या नाम है? इरावदी नदी के बारे में। ऐसा लग रहा है ना गाँवों में ऐसे सबके नाम के पीछे डी लगा देते हैं, चिंकी डी, पिंकी डी, तो इरावदी नहीं, बहुत गंदा जोक था, सॉरी उसके लिए। ठीक है, ये देखो इरावदी नदी, ये ना म्यांमार की सबसे बड़ी नदी है। कौन से देश की? म्यांमार की। सही समझा आपने, म्यांमार जो है उसको पहले बर्मा बोला जाता था, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत उसको भारत से अलग किया गया। राजवीर सर कहते हैं मिची मिची आंखों वाले, वही बर्मा, ये म्यांमार वाले लोग। ये यहाँ से ऊपर से आ रही है इरावदी नदी, देखो कितनी बड़ी नदी है, और यहाँ पे जाके ये ड्रेन आउट होती है। अब आप ध्यान से देखना, इस जो ये इरावदी नदी है इसकी एक बहुत प्रमुख सहायक नदी है, उसका नाम है चिंडविन नदी। क्या नाम है? चिंडविन नदी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि इरावदी नदी के सहायक नदी का क्या नाम है? चिंडविन नदी, चिंडविन नदी, ठीक है, और ये म्यांमार की सबसे इंपॉर्टेंट नदी है। देखो म्यांमार की लॉन्गेस्ट नदी है, और इसके किनारे कौन सा जो है शहर लोकेटेड है? यंगून। क्या नाम है? यंगून। एक गाना सुना है आपने, मेरे पिया गई यंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन, तो ये वाला फोन वाला यंगून है ये, ठीक है। और ये अब इरावदी नदी स्वाभाविक सा है कि हर एक नदी कहीं ना कहीं से ओरिजिन होता है, तो इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये अटक क्यों रहा है? अटक रहा है वीडियो, अटक रहा नहीं, अटक रहा है। चलो, अभी लाइट्स फ्लक्चुएट हुई थी, अभी भी हो रही है, चलो कोई ना। तो सुनो, मैं क्या बोल रही थी? वेरियस, हाँ, कोई भी नदी कहीं ना कहीं से तो उद्गम होता ही है उसका। तो इस नदी जो इरावदी नदी है ना, ये इसका उद्गम कहाँ से होता है? बहुत सारी हिमालय की नदियाँ आती है, आपस में मिलती है और एक बड़ी नदी का निर्माण करती है, इससे इरावदी नदी का उद्गम होता है। और इसकी एक सहायक नदी है, उसका नाम क्या है? चिंडविन नदी। यहाँ पे लिखा है मैंने, चिंडविन, चिंडविन नदी इसकी सहायक नदी, ठीक है। और गिरती कहाँ पे? ये अंडमान सागर में जाके गिरती है। देखो ये अंडमान सागर है, ये यंगून इसके किनारे लोकेटेड है, इरावदी नदी इसकी सहायक नदी चिंडविन। खत्म, आगे बढ़ते हैं। अब है साल्विन नदी। साल्विन नदी, ये देखो, ये म्यांमार आपको दिख रहा है, यहाँ पे थाईलैंड दिख रहा है, यहाँ म्यांमार दिख रहा है। अब देखो ये थोड़ी सी बाउंड्री बनाती है, कौन सी नदी? साल्विन नदी। तो अगर आपसे पूछे कि म्यांमार और थाईलैंड के बीच में बाउंड्री बनाने का काम कौन सी नदी करती है, तो वो है साल्विन नदी, ठीक है। और ये साल्विन नदी भी देखो कितनी बड़ी है, ये तिब्बत के पठार से उसका ओरिजिन होता है और यहाँ आके गिरती है। तो मैं आपको बताऊं, लिखा हुआ कि तिब्बत के पठार से इसका ओरिजिन होता है, गल्फ ऑफ मर्तबान, मर्तबान की खाड़ी में जाके गिरती है, ठीक है। म्यांमार और थाईलैंड के बीच में थोड़ी सी बाउंड्री बनाती है, इतनी सी बाउंड्री बनाएगी, और शान के पठार पे बहती है। देखना इधर आ जाओ, ये जो पठार है ना, यहाँ पे शान का पठार लोकेटेड है। जब आपको एशिया के पठार बताए थे तो आपको यहाँ म्यांमार में एक शान का पठार बताया था। उस पठार के ऊपर से देखो, शान का पर्वत भी है जो ऊपर है, चाइना उधर उस साइड में, और शान का पठार भी है जो म्यांमार में है। तो ध्यान रखना, मैं बोल रही हूँ शान के पठार के ऊपर से बहती है ये नदी, कौन से? साल्विन। और बाउंड्री किसके बीच में बनाती है? म्यांमार और थाईलैंड के बीच में। और इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? तिब्बत के बीच में। तीन बातें, तिब्बत से ओरिजिन होता है, मर्तबान की खाड़ी में जाके गिरती है, बाउंड्री बनाती है म्यांमार और थाईलैंड के बीच में, और क्या बात थी? एक और तो बात थी ना, म्यांमार थाईलैंड, हाँ, शान के पठार के ऊपर बहती है, ठीक है। चलो ये वाली भी खत्म। अभी नेक्स्ट
ओब नदी, येनिसी नदी, ठीक है। ध्यान से देखो, ये आपको रूस दिख रहा है, रशिया, ये रशिया दिख रहा है, ये है नदी ओब, यहाँ से आ रही है, ऐसे ऐसे करके जा रही है, ठीक है। ये नदी है येनिसी, नाम देखो येनिसी, यहाँ से ऐसे देखो दो स्ट्रीम मिल रही है और फिर ऐसे जाके ऊपर जा रही है, ठीक है। ये लीना नदी, यहाँ से बैकाल झील दिख रही है, बैकाल झील से इसका उद्गम हो रहा है और ऊपर जाके लाप्टेव सी के अंदर जाके गिर रही है, समझ आया। ये तीन बहुत प्रमुख नदी है, ओब, येनिसी और लीना नदी, ठीक है। ओब, येनिसी, लीना नदी। लीना नदी जो है, जो तीसरी वाली नदी है, ये सबसे बड़ी नदी है रशिया की, रूस की सबसे बड़ी नदी है तो ये लीना नदी है, और ये येनिसी और ओब भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अभी एक बार इन दोनों के बारे में देखते हैं। ओब नदी, ऐसे लिखते हैं इसको, ओब नदी, ये अल्ताई पर्वत से उद्गम होता है इसका, अल्ताई माउंटेन से, और ओब के खाड़ी में गिरती है। देखो नदी के नाम जो है ना वहीं पे जाके गिरेगी, जैसे ओब नदी है तो ओब के खाड़ी में गिरेगी, येनिसी नदी है तो येनिसी की खाड़ी में जाके गिरेगी, समझ आया। वैसे इसका ओरिजिन बस अल्ताई पर्वत से होता है, तो इसका शान पर्वत से होता है। अब आप समझे डिफरेंस क्या है, ये शान पर्वत है, और अभी हमने देखा था पीछे तो साल्विन नदी शान के पठार के ऊपर से जाती है जो म्यांमार में है, और ये जो रूस में शान पर्वत है उससे ओरिजिन होता है येनिसी नदी का, और येनिसी की खाड़ी में जाके गिरती है, दोनों एस्चुरी बनाती है, दोनों नदमुख का निर्माण करती है। आपको पता है नदमुख क्या होता है, नदमुख वो होता है जैसे कोई नदी जा रही है, ठीक है, कहीं समुद्र में गिरने वाली, दो तरीके से गिर सकती है, या तो थोड़ा थोड़ा करके गिरेगी, मतलब धीरे धीरे गिरेगी, अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट लेके आएगी, वो निक्षेप करेगी उधर, डिपॉजिट करेगी, फिर धीरे फ्लो से गिरेगी। एक होती है आई और धड़ाम से गिर गई, धड़ाम करके धड़, पानी एक साथ फ्लो होता है एक सेकंड में, मतलब बहुत सारा, समझ रहे हो आप डिफरेंस। नहीं तो यूट्यूब पे डाल देना एस्चुरी एंड डेल्टा में डिफरेंस, वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होता है, समझ आ जाएगा। मैं आपको अगर ग्राफ से समझाऊँ तो मान लो ये नदी आ रही है, और अगर स्लोप इसका ऐसा है तो धम करके नीचे गिर जाएगी ना नदी, तो ये बनाती है एस्चुरी या नदमुख। अब मान लो कि स्लोप इसका ऐसा है और पानी आ रहा है तो धीरे धीरे नीचे जाएगा, इसे कहते हैं डेल्टा बनाना। यहाँ पे डेल्टा बनाते हैं, यहाँ पे नदमुख बनाती है, एस्चुरी बनाती है, ठीक है। ये अब लीना नदी के बारे में देखें तो लीना नदी बैकाल पर्वत से इसका ओरिजिन होता है, लाप्टेव सागर में गिरती है, जैसे कि ग्राफ में दिख रहा है, ये बैकाल से उसका ओरिजिन हो रहा है और लैप्टिव सागर में गिर रही है। और यहाँ पे गोल्ड के प्लेसर डिपॉजिट पाए जाते हैं, गोल्ड के निक्षेप पाए जाते हैं, मतलब लीना नदी के जो बेसिन एरिया, वहाँ पे अगर आप खुदाई करोगे, मतलब अगर कुछ नीचे से क्या बोलते हैं, ड्रिलिंग करते हैं या कुछ भी जो भी होता है, तो वहाँ पे अपन को गोल्ड मिलता है, तो गोल्ड के प्लेसर डिपॉजिट पाए जाते हैं, ठीक है। ये रूस की लॉन्गेस्ट नदी है, तो मैंने बता ही दिया आपको कि रूस की सबसे लंबी नदी है ये। फिर आती है मैकोंग नदी। क्या नाम है, मैकोंग नदी। आपको अभी तक सब समझ में तो आ रहा है ना, आई होप समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी लैंग्वेज से बता रही हूँ, फिर भी नहीं आया तो अपने सजेशंस देना ज़रूर कमेंट में, ठीक है। मैकोंग नदी, मैकोंग नदी कहाँ से, एक बार ग्राफ से देखते हैं हम, ये देखो ये रही मैकोंग नदी, ये क्या है, ये साउथ ईस्ट का पार्ट है, थाईलैंड है यहाँ पे, यहाँ कंबोडिया है, ठीक है। ये मैकोंग नदी देखो तिब्बत के पठार से ओरिजिन होता है, और चलती चलती ठेठ कहाँ आके गिरती है, यहाँ पे आके साउथ चाइना सी के अंदर जाके गिरती है। अच्छा, यहाँ पे इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट सहायक नदी, उसका नाम है तोनले सेप। क्या नाम है, तोनले सेप। तोनले सेप जो है वो कंबोडिया देश की सबसे इम्पोर्टेंट नदी है। कौन सी, तोनले सेप नदी। और तोनले सेप सहायक नदी है मैकोंग की, और मैकोंग कहाँ से उद्गम होता है, तिब्बत के पठार से, और गिरती कहाँ पे है, साउथ चाइना सी में, ठीक है। देखते हैं, तिब्बत के पठार से ओरिजिन होता है, दक्षिणी चीन सागर यानी साउथ चाइना सी में जाके गिरती है। साउथ ईस्ट एशिया की यानी दक्षिणी पूर्वी एशिया की सबसे मेजर रिवर है, सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है मैकोंग नदी। और कंबोडिया की जो एक नदी है तोनले सेप, वो इसमें आके गिरती है, मतलब सहायक नदी है इसकी। अच्छा, यहाँ मैंने कुछ लिखा है एमएलटी ट्रायंगल, एमएलटी गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं इसको। क्या होता है, ध्यान से देखना, ये देखो आपको ये म्यांमार दिख रहा है, आपको ये लाओस दिख रहा है, आपको ये थाईलैंड दिख रहा है, इनको जोड़ो आप, क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ पे अफीम जो ड्रग्स होते हैं ना, उनकी खेती जो है बहुत ज़्यादा की जाती है, मतलब यहाँ पे जो वो पदार्थ होते हैं ना जो सेवन नहीं करने चाहिए, उनकी खेती यहाँ पे की जाती है, इसलिए इसको गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोल्डन ट्रायंगल।
ठीक है। अभी रिसेंट में कितने कुछ सप्ताह भर पहले की बात नहीं होगी, मुश्किल से विदिन सप्ताह भर, अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री भारत के, उनका एक 50 मिनट का एक स्पीच है वहाँ पे लोकसभा में, उनका सेशन चल रहा है और 50 मिनट में उन्होंने ड्रग को रोकने के लिए कौन कौन से उपाय कर सकते हैं उसके बारे में बात की थी, ठीक है। और बहुत अच्छी वो पूरा 50 मिनट का सेशन, अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो तो आपको ज़रूर देखना चाहिए, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने क्या बोला पता है, कि ये जो गोल्डन ट्रायंगल है, कौन कौन सा, म्यांमार, लाओस और कंबोडिया को मिला के, और ये जो कंबोडिया नहीं, थाईलैंड, सॉरी, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड, MLT, ठीक है, गोल्डन ट्रायंगल। और एक गोल्डन क्रिसेंट नाम की टर्म होती है, गोल्डन क्रिसेंट बोले तो पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, ये जो तीनों देश है, ये ऐसा कुछ गोल्डन क्रिसेंट बनाते हैं अपन, और इसको बोलते कि यहाँ पे भी मतलब उस तरफ आएगा भारत के लेफ्ट में गोल्डन क्रिसेंट, और गोल्डन ट्रायंगल में भरपूर वो ड्रग्स की, अफीम की इनकी खेती होती है और इनका बहुत ज़्यादा वो आवागमन चलता है, ड्रग ट्रैफिकिंग बहुत होती है। तो अमित शाह जी ने इन दोनों को क्या बोला पता है, ये गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल नहीं है, ये डेथ क्रिसेंट और डेथ ट्रायंगल है, समझ गए आप। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, आंसर राइटिंग में बहुत काम आ सकता है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ये गोल्डन ट्रायंगल नहीं है, डेथ ट्रायंगल है, और ये गोल्डन क्रिसेंट नहीं है, डेथ क्रिसेंट है, ठीक है। चलो, समझ आया आपको। मैकोंग नदी तिब्बत के पठार से दक्षिणी चीन सागर में साउथ ईस्ट एशिया की मेजर रिवर है, कंबोडिया के तोनले से इसमें सहायक नदी का काम करती है, और MLT गोल्डन ट्रायंगल है। चलो नेक्स्ट पे पढ़ते हैं हम, हुआंगी नदी, बताओ नाम से क्या पता चल रहा है, कौन से देश की नदी है, सही समझा, चाइना की नदी है, चीन की नदी है। ये हुआंगी नदी जो है, ये नदी जब बहती है ना, तो बहुत सारे अवसाद अपने साथ लेके बहती, कहती हम तो चलेंगे चलेंगे, तुम अवसादों को भी साथ लेके चलेंगे। तो ये जो अवसाद है, मोस्टली ये अवसाद कैसे कलर के दिखते हैं, पीले कलर के होते हैं। तो अब नदी में इतने सारे अवसाद है, वो भी पीले कलर के, तो नदी भी पीली दिखेगी, इसीलिए हुआंगी नदी को पीली नदी के नाम से जाना जाता है, येलो रिवर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अवसाद लाने वाले, इसको चीन का शोक बोला जाता है। अब मुझे एक बात बताओ, कोई नदी है, उसमें बहुत सारे अवसाद नीचे जमा होंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो नदी का पानी है वो ऊपर ओवरफ्लो होके गिरेगा ही गिरेगा। सेम ऐसा कोसी नदी के साथ अपने बिहार में होता है, मतलब भारत में होता है, वैसे हुआंगी नदी में बहुत सारे अवसाद नीचे आ जाते हैं, पानी का लेवल बढ़ जाता है, और पानी का लेवल बढ़ने से बाढ़ जैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है। तो चीन का शोक बोलते हैं इस हुआंगी नदी को, या पीली नदी या येलो रिवर को, क्योंकि ये बाढ़ बहुत लाने का, फ्लड लाने का बहुत काम करती है। दूसरा, ये कहाँ से कहाँ तक बहती है, तो किंगहाई से गल्फ ऑफ बोहाई, ठीक है, एक रिदम जैसा है, किंगहाई बोहाई, किंगहाई बोहाई, 2 बार बोलो, देख के याद हो जाएगा, किंगहाई बोहाई, ठीक है। ये नदी किंगहाई से ओरिजिन होती है, बोहाई पे जाके गिरती है, एशिया की सेकंड लॉन्गेस्ट नदी है। अच्छा, फर्स्ट कौन सी है फिर, फर्स्ट इसी की बड़ी बहन यांगजी नदी, जो भी चाइना की नदी है और सबसे बड़ी नदी, ठीक है। चलो ये देखो, अगर मैं बताऊँ हुआंगी नदी यहाँ से बह रही है, और देखो यहाँ पे जाके ये क्या है, गल्फ ऑफ, मतलब बोहाई की खाड़ी। एक काम करें क्या अपन, 20-25 मिनट हो गए हिंदी में पढ़ा रही हूँ, अब मैं ना आपको राजस्थानी में पढ़ाऊँगी, आपको बहुत इरिटेशन होगा कि यार क्या सिर्फ राजस्थानी बोल रही, लेकिन मैं बोलूँगी, बिल्कुल बोलना ज़रूरी है, आप सब सुनो ताकि, चलो अब आप पढ़ाला आमूर नदी, थोड़ा फन एलिमेंट, ताकि पढ़ने में थोड़ा और इंटरेस्ट है आप लोगों को। अब आप पढ़ाला आमूर नदी के बारे में, ठीक है। आमूर नदी कितना ओरिजिन हो गए, तो देखो चून चून नहीं होता, चीन होता है। चलो बैक टू हिंदी, ये चीन और रूस की सबसे, चीन और रूस की बॉर्डर पे बहती है, सॉरी वापस से आमूर नदी चीन और रूस की, ये चाइना है और ये रशिया है, इसकी बॉर्डर, ये देखो ये बॉर्डर है चाइना रशिया की, और इसके बॉर्डर पे बहती है आमूर नदी, ठीक है।
ये कहाँ से कहाँ तक, ये बॉर्डर पे बहती, गिरती कहाँ पे है, गल्फ ऑफ टार्टरी, टार्टरी की खाड़ी में जाके गिरती है। टार्टरी कहाँ पे, यहाँ पे, इससे बोलते हैं टार्टरी की खाड़ी, गल्फ ऑफ टार्टरी, ठीक है। ये इसको ना ब्लैक ड्रैगन रिवर के नाम से जाना जाता है। ब्लैक ड्रैगन रिवर मतलब काला ड्रैगन रिवर के नाम से इसको जाना जाएगा, ठीक है। ये इतना ही था इसके बारे में। नेक्स्ट नदी है टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदी, ठीक है। अब मैं वापस से सही से पढ़ूंगी और सही से बोलूंगी, आप ध्यान से सुनो। हम अब अपन पढ़ेंगे टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदी के बारे में, ठीक है। ये नदी जो है मेसोपोटामिया प्लेन्स जो है उसके ऊपर बहती है। मेसोपोटामिया के जो मैदान हैं उसके ऊपर से दो नदियां बहती है, टिग्रिस और यूफ्रेट्स। मेसोपोटामिया सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है, ठीक है। तो उधर से बहती है। ये दोनों जो है ईरान की खाड़ी में जाके गिरती है, गल्फ ऑफ पर्शिया में गिरती है। मेरे पास मैप है इनका, अगर मैं बताऊँ आपको, एक सेकेंड। ये देखो, ये टिग्रिस है, ये यूफ्रेट्स नदी है, ये मेसोपोटामिया के प्लेन्स है, इधर से बह रही है और ये गिरती कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। और इसको क्या बोलते हैं, गल्फ ऑफ पर्शिया, पर्शिया की खाड़ी या फिर ईरान की खाड़ी बोल सकते हो आप, ठीक है। हाँ, तो ये दोनों ईरान की खाड़ी में जाके गिरती है। अब दोनों के बारे में सिर्फ एक एक स्पेशल बात है। टिग्रिस नदी जो है वो, उसके ऊपर इराक की जो कैपिटल है बगदाद, वो लोकेटेड है। और जो यूफ्रेट्स नदी है वो वेस्ट एशिया की सबसे बड़ी, सबसे प्रमुख नदी है, ठीक है। दो बातें, टिग्रिस नदी पे बगदाद लोकेटेड है, कैपिटल है इराक की, और जो यूफ्रेट्स नदी है वो वेस्ट एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट नदी है। फिर हेलमंड नदी, हेलमंड रिवर, ठीक है, ये हिंदू कुश पर्वत से ओरिजिन होता है और गोल्डन क्रिसेंट के ऊपर बहती है। मैंने बता दिया आपको गोल्डन क्रिसेंट क्या होता है। हिंदू कुश पर्वत कहाँ है, पाकिस्तान अफगानिस्तान की बॉर्डर पे, ठीक है। और पाकिस्तान अफगानिस्तान को अलग करने वाली लाइन कौन सी है, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। आप ऐसे करते हैं ना टीचर्स, ये तो कमेंट बॉक्स में बताना आप, ठीक है। गोल्डन क्रिसेंट, पाई, पाई बोले तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, इनके ऊपर से ये बहती है। नेक्स्ट, अमू दरिया, सिर दरिया, दो नदियां हैं एक साथ बताऊंगी, अमू दरिया, सिर दरिया। इनको बताने से पहले एक बार मैप देखो आप इनका। ये है अमू दरिया नदी, कितनी बड़ी है। ये है सिर दरिया नदी। अब बीच में ना एक मैदान पाए जाते हैं जिनको बोलते तुरान के मैदान। यहाँ लिखती हूँ तुरान के मैदान। तो तुरान के मैदान का अगर कोई फॉर्मेशन करता है, कोई निर्माण करता है, तो वो कौन सी नदी है, दो नदी, अमू दरिया, सिर दरिया। इसके लिए ना सर ने एक बहुत अच्छी ट्रिक बताई है, मैं आपको बताती हूँ। ये देखो, तुवसी, अब तुवसी याद करो, आपको ये दोनों नदियाँ फ्री में याद हो जाएगी। कैसे, देखो, अ मतलब अमू दरिया, स मतलब सिर दरिया, ठीक है। अमू दरिया और सिर दरिया, ये जो नदी है ये कहाँ से, मतलब इनका ये कौन से प्लेन से बहती, कौन से वो मैदान से बहती, तो तू मतलब तुरान के मैदान से, तुरान के मैदान से, ठीक है। और स मतलब अरल सी, अरल सी मतलब अरल सी में जाके दोनों नदियां गिरती है, अरल सागर, समझे आप, ठीक है। अमू दरिया, सिर दरिया तुरान के मैदान से बहेगी, गिरेगी कहाँ पे, तो अरल सागर में गिरेगी, असी तो अरल सी, ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हो। दूसरा, ये इतना ही था इसके बारे में। नेक्स्ट, सिकियांग नदी। अपना तीन नदियाँ बताऊंगी, नहीं तीन नदियाँ बताऊंगी, बहुत क्या बोलते हैं, शॉर्ट नदी है, लेकिन सिर्फ नाम पता होने चाहिए क्योंकि एक एक इम्पॉर्टेंट बात है। एक नदी है सिकियांग जो तिब्बत नदी से साउथ चाइना सी में जाके गिरती है। यहाँ राइस कल्टीवेशन बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तिब्बत नदी से कहाँ गिरती है, साउथ चाइना सी में, और राइस कल्टीवेशन होता है। नेक्स्ट नदी है रेड नदी। रेड नदी के किनारे हनोई लोकेटेड है। क्या लोकेटेड है, हनोई। कैपिटल किसका है, वियतनाम का, ठीक है। और चाओ फ्राया नदी, ये चाओ फ्राया नदी एकदम चाउमीन जैसा नाम लग रहा है, ठीक है। चाओ फ्राया नदी जो है उसके जो किनारे बैंकॉक लोकेटेड है, बैंकॉक, ठीक है, बैंकॉक। ये भी कैपिटल है, हनोई भी कैपिटल है, इसलिए याद होना चाहिए। और बस दैट्स इट, थैंक यू।
हो गया आज का सेशन पूरा। आज हमने लगभग 15-16 नदियों के बारे में देखा है। फटाफट एक बार देख ले नाम नाम कौन सी नदी है। यांगजी देखी है, हुआंगवे देखी है, सालविन देखी है, मैकोंग देखी है, सिकियांग देखी है, ठीक है। रेड नदी देखी है, ओब देखी है, यानेसी देखी है, लीना देखी है, हेलमंड देखी है, और कौन सी थी लास्ट में, रेड नदी देखी है, चाओ फ्राया देखी है, ठीक है। अमू दरिया, सिर दरिया, टिग्रिस, यूफ्रेट्स, कितनी सारी नदियाँ हो गई। हाँ, आमूर नदी है। सालविन नदी है, ठीक है। बाकी तो मैंने आगे वाली आपको बता दी। तो आज की नदियाँ पूरी हुई, अच्छे से बता दिया। प्लीज़ मेरी मेहनत को थोड़ा साकार करने के लिए अच्छे से याद करना, मतलब ऐसा नहीं है कि इनको नोट डाउन करना ही ज़रूरी है, लेकिन ठीक है, मैंने एफर्ट्स अपनी तरफ से तो अच्छे से लगाया। थोड़ा आज कॉमेडी वाला सेशन हो गया, उसके लिए सॉरी, लेकिन हाँ ठीक है। जाते जाते एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ जो है अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपने ड्रीम्स को अचीव कीजिए, ठीक है। और राजस्थानी भाषा को बहुत अच्छे से बढ़ावा दीजिए, राजस्थानी में बोलने की कोशिश कीजिए। जिसको आती है वो और अच्छे से बोले, जिसको नहीं आती है, जैसे मेरे जैसे लोग हैं उन्हें नहीं आती, शर्म की बात है, लेकिन सीखेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे 2 पोइट्स के नाम पता चले मेरे को, मैं उनकी थोड़ा वो जो एक ना मारवाड़ी स्टूडियो करके यूट्यूब चैनल है जिसके लगभग 14,000 सब्सक्राइबर है, मैंने कुछ टाइम पहले ही डिस्कवर किया उसे। वो ना मारवाड़ी स्टूडियो करके है, उस पर ना जितने भी कन्हैयालाल सेठिया जी है, जो अपने एक कौन थी लेडी, बहुत इम्पोर्टेंट लेडी है जिनका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है, नाम देखो दिमाग से निकल रहा है, अरे यार चुंडावत जी करके कोई तो एक लेडी है, बहुत अच्छे से लिखती है। तो उन मारवाड़ी स्टूडियो जो यूट्यूब चैनल है उस पर ना बहुत सारे इनके जो लिखे हुए राजस्थानी में ना उनकी वीडियोस दे रखी है। कोई इंसान है, व्यक्ति बोलता है और वो सामने स्क्रीन पे उसका लिखा हुआ आता है, उससे बहुत हेल्प मिलती है राजस्थानी सीखने में। तो आप सभी निवेदन है मारो कि ज़रूर राजस्थानी ने भाषा ने बढ़ावा दियो और खूब अच्छा पढ़ाई करियो। सगला सब मिलाने राजस्थानी भाषा ने 8वीं अनुसूची में मान्यता जरूर दिलावला, ठीक है। धन्यवाद, खमा करणी, राम राम सा।